कौन नहीं चाहता इंडिया एक अमीर मुल्क बने। कौन नहीं चाहता कि मेड इन इंडिया पॉसिबल हो। हम सब चाहते हैं कि इंडिया टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आगे बढ़े। बट आपने कभी सोचा है कि इस डेवलपमेंट के लिए हमें कितनी बड़ी कॉस्ट देनी पड़ती है? और सबसे बड़ी कॉस्ट हम ह्यूमन डेवलपमेंट की हमेशा मदर नेचर को देनी पड़ी है। इससे साफ़ हवा, साफ़ पानी, इन सब पे असर पड़ा है। ये कहानी है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की, शॉर्ट फॉर्म EIA। इंडिया में भोपाल गैस ट्रेजेडी से पहले ही ये बिल था, बट जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई तो उसके बाद से इंडियन गवर्नमेंट को होश आए कि EIA को अब स्ट्रिक्टली लागू करना पड़ेगा, क्योंकि भोपाल गैस ट्रेजेडी में EIA नॉर्म्स की धज्जियां उड़ाई हुई थी। अब ये EIA क्या है? EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक प्रोसेस है इवेलुएटिंग की, मतलब मापने की। अगर कोई डेवलपमेंट होती है रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज, रियल इस्टेट, माइनिंग, रिवर वैली प्रोजेक्ट शुरू करने होते हैं, तो उसके लिए उनको शुरू करने से पहले एक असेसमेंट तैयार की जाती है कि उस प्रोजेक्ट से इन्वायरमेंट पे और आम लोगों पे जो वहाँ पे रहते हैं उन पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर लॉन्ग टर्म में उसका कितने बैड इम्पैक्ट हो सकते हैं इन्वायरमेंट पे। वेस्टर्न कंट्रीज़ में इस बिल को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है। वहाँ की गवर्नमेंट और लोग इंडिया के मुकाबले ज़्यादा अवेयर है। तो ये कौन डिसाइड करता है कि ये डेवलपमेंट नेचर के लिए हार्मफुल है या नहीं? इसको डिसाइड करती है एक एक्सपर्ट्स एंड साइंटिस्ट की टीम, जो कि इवैल्यूएशन करने के बाद अपनी रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को देती है, मतलब MOEFCC को। मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट इस बिल को कोई भी डेवलपमेंट के बीच में एक बहुत बड़ी रुकावट मानते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट का मानना है कि इंडिया में इस बिल से पॉलिटिशियन बहुत ज़्यादा घूस खाते हैं। कोई भी डेवलपमेंट से नेचर को इंडिया में कितना भी हार्म क्यों ना हो, ये पॉलिटिशियंस को फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले पॉलिटिशियंस को पैसे ना खिलाए जाए, तो चाहे जितना मर्जी EIA नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप डेवलपमेंट करना चाहो तो उनके हिसाब से गलत है। और चाहे आप जितनी मर्जी EIA की धज्जियां उड़ा लो उनके नॉर्म्स की, और आप पॉलिटिशियंस को पैसे खिला दो, तो उनके हिसाब से EIA के नॉर्म्स उनके लिए ठीक हैं। तो उनके हिसाब से वो डेवलपमेंट EIA नॉर्म्स को मान रही है। सो थोड़ा सा EIA के बारे में जान लेते हैं। ये 1978 में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था और 2006 में इसमें पहली बार चेंजेस लाई गई थी, और अब 2020 में चेंजेस लाए जा रहे हैं, जो कि इन्वायरमेंटलिस्ट और साइंटिस्ट का मानना है सबसे वर्स्ट चेंजेस इस अमेंडमेंट के थ्रू आ रही हैं। इन्वायरमेंटलिस्ट का मानना है कि ये बिल पार्लियामेंट ने नहीं बनाया, ये बिल बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने बनाया है। ऐसे बड़े फैसले लेने से पहले गवर्नमेंट को ऐसे अमेंडमेंट को पब्लिक हियरिंग के लिए छोड़ना पड़ता है, जिसकी पहले डेट 30 जून थी, बट ड्यू टू कोरोना लोगों ने डिमांड की कि इसकी डेट बढ़ाई जाए और कोर्ट में भी केस किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला किया कि इसकी डेट बढ़ा के 11 अगस्त कर दी जाएगी, तो इसकी डेट 11 अगस्त होगी। सो क्या चेंजेस ला रही है गवर्नमेंट? मैं आपको पूरा बिल तो नहीं समझा पाऊंगा, ये 80 पेज का डॉक्यूमेंट है, आप फ्री हो तो एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। बट मैं आपको मेन पॉइंट्स बताता हूँ। तो क्यों इन्वायरमेंटलिस्ट बोल रहे हैं कि ये बिल बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है? पहली सबसे बड़ी चेंजेस जो गवर्नमेंट ने करी है वो है स्टेटस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स की। मतलब ये स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट के नॉर्म्स तो पहले भी EIA में थे, बट स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट सिर्फ गवर्नमेंट उनको बोल सकती थी जो डिफेंस के रिलेटेड प्रोजेक्ट थे, सिर्फ उन्हीं को स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट बोला जाता था। उसमें EIA नॉर्म्स में उनको थोड़ी छूट दी जाती थी और वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करवा दिए जाते थे बिना EIA नॉर्म्स। अगर कोई वायलेशन भी हो रही है तो उनको फिर भी ढील दी जाती थी कि आप शुरू कर सकते हो सिर्फ डिफेंस प्रोजेक्ट्स में। बट गवर्नमेंट ने जो अब चेंजेस लाए हैं उसके हिसाब से गवर्नमेंट किसी भी प्रोजेक्ट को स्ट्रेटेजिक बोल सकती है और उसको छूट दे सकती है EIA नॉर्म्स में। तो अब तो गवर्नमेंट के पास एक पावर आ जाएगी कि वो किसी भी प्रोजेक्ट को स्ट्रेटेजिक बोल के किसी भी प्रोजेक्ट में छूट दिला सकते हैं और किसी भी प्रोजेक्ट को अप्रूव कर सकते हैं, वो चाहे वो इन्वायरमेंट पे कितना भी इम्पैक्ट क्यों ना डाल रहा हो। दूसरा सबसे बड़ा चेंज जो आया वो है डेवलपमेंटल बॉर्डर एरिया, जो कि 100 किलोमीटर के अंडर आता है। उस प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी लेने की EIA से जरूरत नहीं है। 100 एरियल किलोमीटर का मतलब पूरे नॉर्थ ईस्ट के जंगल उसके बीच में इन्वॉल्व हो जाएंगे।
और वहाँ की वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स के लिए ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तीसरी सबसे बड़ी चेंजेस जो इस अमेंडमेंट के तहत आएगी तो वो है पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस। गवर्नमेंट बहुत टाइम से ही पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस देना चाहती है कई प्रोजेक्ट्स को। आपने एक इंडस्ट्री लगाई और आप उस इंडस्ट्री को 3 साल से चला रहे हैं और आप अब 3 साल बाद उसकी क्लियरेंस भी ले सकते हैं। आपको पहले क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं थी, अब आप उस इंडस्ट्री के रिलेटेड क्लियरेंस ले सकते हैं। इन केस क्लियरेंस लेते टाइम आप इन्वायरमेंट को हरास कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 5,000 पर डे के हिसाब से पेनल्टी भर के तो अपने आप को अकाउंटेबिलिटी से दूर कर सकते हैं। ये देखो, बाकी 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की नोटिफिकेशन भी आई थी कि ये इन्वायरमेंट के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस, तो इसलिए पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस देना आप सबके लिए अच्छी बात नहीं होगी। चौथी बड़ी चेंजेस जो इन्होंने की है कि पहले पब्लिक डिस्कशन के लिए 30 दिन का टाइम होता था, जो कि पहले ही बहुत कम होता था। कोई भी अगर प्रोजेक्ट आपके आसपास लग रहा है तो उसके लिए आपके पास 30 दिन का टाइम होता था कि आप उस प्रोजेक्ट्स के मेरिट्स और डीमेरिट्स देख के आप अथॉरिटीज़ को बता सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट यहाँ पे लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। बट अब उस टाइम को कम करके 30 से 20 दिन कर दिया गया है। हमने कब लास्ट टाइम इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री को ईमेल लिखा था कि हमारे साथ में कोई इलीगल माइनिंग हो रही है या कोई इलीगल प्रोजेक्ट चल रहा है। एंड हाँ, माइनिंग से याद आया, इस अमेंडमेंट के बाद आप माइनिंग और नेचुरल रिसोर्सेज के इलीगल बिजनेस करने वालों के खिलाफ कंप्लेंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस अमेंडमेंट के तहत सिर्फ गवर्नमेंट ही इनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकती है, एफआईआर दर्ज करा सकती है, या फिर जो इलीगल माइनिंग कर रहा है वो कर सकता है। जो इलीगल माइनिंग कर रहा है वो अपने खिलाफ कंप्लेंट क्यों लिखाएगा? कमाल है जो चेंजेस ये ला रहे हैं। एक सीरियसली सोचने वाली बात है कि इन सब चेंजेस से एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमें होने वाला है, वो होगा इन्फॉर्मेशन छुपाने का। गवर्नमेंट हमसे इन्फॉर्मेशन छुपाना चाहती है। आपको नहीं लगता कि आपने अब ज़्यादा ही विश्वास कर लिया है गवर्नमेंट पे कि जिनके काम सवाल पूछने के थे वो तो आज चापलूसी कर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि ये आपसे इन्फॉर्मेशन छुपा के कौन सा तीर मार लेंगे तो आप एक बारी हिस्ट्री खोल के देख लो। आप लोगों को शायद पता चल जाएगा जब जब इन्फॉर्मेशन छुपाई गई है तो क्या क्या हुआ है। अगर एक होमलेस पर्सन गवर्नमेंट की ज़मीन पे घर बना लेता है तो उसे अथॉरिटीज़ तोड़ने के लिए साथ के साथ बुलडोजर लेके आ जाती हैं, और यहाँ पे ये पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस दे रहे हैं। अगर कोई चोर बैंक में चोरी कर लेता है तो आप उस चोर को वहाँ का बैंक मैनेजर तो नहीं बना सकते ना। इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, जो सेट ऑफ रूल्स गवर्नमेंट बना रही है उनसे भी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ये सभी रूल्स एक ही तरफ डायरेक्ट होते हैं, कंप्लीट पावर टू गवर्नमेंट। 2017 में भी गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन देते हुए सब इंडस्ट्री को दोबारा शुरू करने की मंजूरी दे दी थी कि उनको पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस मिल जाएगी, जिसका रिजल्ट ये हुआ 2020 में ड्यूरिंग कोरोना पीरियड एलजी पॉलीमर से गैस लीक हुई। आप सब ने देखा कि लोग मोटरसाइकिल से चलते हुए ही गिर गए, सोते हुए ही मर गए। 12 से ज़्यादा जाने गई थी, जिसका कसूरवार कौन है? अगर उन्होंने EIA नॉर्म्स माने होते तो शायद ये बात नहीं होती। वो फैक्ट्री पिछले कितने सालों से EIA के नॉर्म्स के बिना चल रही है और कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि वो 5,000 पर डे के हिसाब से अपनी पेनल्टी भरे। एक 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट और सिर्फ 1.5 लाख रुपए महीना वो अकाउंटेबिलिटी उनकी सेट कर सकते हैं। ये इंडिया का हाल क्यों हो रहा है? ये बिल गवर्नमेंट का नहीं हो सकता, ये ब्यूरोक्रेट्स का बिल है। अगर अभी भी आपको ये सब करना है देन यू आर मोस्ट वेलकम। ऐसे कितने प्रोजेक्ट हैं जो बिना अप्रूवल के चल रहे हैं? बागजान गैस लीक जो हुआ है वो भी पिछले कई सालों से बिना अप्रूवल के चल रहा था, आपने भी सुना होगा शाम में। ये तो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, आप देख लो। ये भी EIA नॉर्म्स को सीरियसली नहीं ले रहे, जिसका रिजल्ट अब ये आ रहा है इतना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को हरास कर रहे हैं, इतने दिनों से वहाँ पे आग बुझ नहीं रही है। अब कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं जो कि डराने वाले फैक्ट है। EIA तो इंडिया सीरियस पहले भी नहीं लेता था, ना ही अब लेने वाला है। इंडिया में टोटल फ्रेश वाटर 10,360 रिवर है जिसका पानी पीने लायक हो सकता, बट उसमें से 70% रिवर्स आर कम्प्लीटली पोल्यूटेड, कि जिनका पानी पीने लायक ही नहीं रहा। इंडिया हैव मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड, 21 out of 30 वर इन इंडिया इन 2019। ओवर फर्टिलाइजेशन यूज़ करने की वजह से इंडिया की 34% सॉयल अब प्लांट प्रोड्यूस नहीं कर सकती, और ये अगले 5 सालों में बढ़ के 42% तक हो जाएगा। इतनी म्यूटेशंस आप देख रहे हो, फर्टिलाइज़र उनका एक मेन रीज़न है। एयर पोल्यूशन रेस्पिरेटरी डिजीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है एज़ कम्पेयर टू तंबाकू। 3 साल में इंडिया के 13 स्टेट में ग्राउंड वाटर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हमने चेन्नई में पिछले साल ही देखा था कि कैसे वाटर क्राइसिस आया था वहाँ पे। ऐसे और बहुत फैक्ट हैं, आप देख सकते हो। ओवर हरासनिंग ऑफ नेचर की वजह से
आप पिछले कई सालों से देख रहे हो जो चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में। अब क्या हम कुछ कर सकते हैं इस बिल को रोकने के लिए? अब हम क्या कर सकते हैं? हम एक कोशिश कर सकते हैं। इस अमेंडमेंट की पब्लिक हियरिंग की लास्ट डेट पहले जून थी, अब बढ़ा के अगस्त तक हो गई है। आप मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज पे एक ईमेल भेज सकते हैं। अगर आपको ईमेल भेजनी नहीं आती तो आप एक लेटर लिख सकते हैं उनके नाम। आप बाय पोस्ट भी उनको भेज सकते हैं। आप उन्हें इस लेटर के थ्रू बता सकते हैं कि इसमें कैसे पब्लिक राइट्स की उल्लंघना की जा रही है, कैसे गवर्नमेंट अपने पास ज़्यादा पावर बढ़ा रही है ताकि कल को लोग उनके खिलाफ बोल भी ना पाएँ। आप भी चाहे हिंदी में या फिर इंग्लिश में लेटर लिख के फाइल अटैच कर सकते हैं या इनको बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं। बट कीजिएगा ज़रूर, हमारी यंगर जनरेशन की ज़िंदगियों का सवाल है। प्लीज़ ये वीडियो अपने पेरेंट्स को ज़रूर दिखाएं। अगर बच्चे देख रहे हैं, अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें कि इस अमेंडमेंट के खिलाफ बोलने की कितनी सख्त ज़रूरत है, इस एनवायरनमेंट को बचाने की कितनी सख्त ज़रूरत है। एट एंड मैं आपको IIT के प्रोफेसर GD अग्रवाल जी की एक वीडियो के साथ छोड़ रहा हूँ, जो कि एक इन्वायरमेंटलिस्ट बन गए थे क्योंकि वो गंगा को बचाना चाहते थे। गंगा के ऊपर जो भी प्रोजेक्ट्स बन रहे थे उनके खिलाफ हंगर प्रोटेस्ट पे बैठे थे, पर तब गवर्नमेंट ने उनकी नहीं सुनी। वो हंगर प्रोटेस्ट के बैठे बैठे ही उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ये ट्वीट करते हैं। उनकी डेथ के पहले उनको याद नहीं था कि उनके लिए कुछ करा जाए, उसके बाद ये ट्वीट करते हैं। थैंक यू अगर आप इतनी दूर तक मेरे साथ इस वीडियो में आए। समय फिर वो उपवास इस आधार पर खुला कि लोगों ने आश्वासन दिया कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनकी भी गंगा जी में श्रद्धा है। और शुरू में जब उन्होंने बनारस में कहा कि मुझे तो गंगा माँ ने बुलाया है और अब हमें गंगा माँ के लिए करना है, और फिर गंगा जी के लिए अलग मंत्रालय बनाया, रिजुविनेशन शब्द का उपयोग किया। तो रिजुविनेशन नवीनीकरण नहीं होता, रिजुविनेशन तो पुरानी स्थिति को पुनर्स्थापित करना होता है। लेकिन कोई ऐसा काम तो उसके बाद से हुआ नहीं कि जिसमें रिजुविनेशन की बात हो। मुझे तो लगता है कि अब ये नई गंगा बनाने पर तुले हैं, जैसे नया भारत तो कहते ही हैं। तो भारत, मुझे तो लगता है मैं नए भारत में भी नहीं रहना चाहूँगा, पर कम से कम गंगा जी को तो नई गंगा बनते हुए मैं नहीं देख सकता। और मुझे लगा कभी उसको जलमार्ग संख्या 1 कहा जाता है, तो मेरी माँ कोई जलमार्ग कहलाने की हकदार थोड़ी ही है। मैं तो गंगा जी को माँ मानता हूँ। सरकार पूरी तरह से धोखा दे रही है और विशेष रूप से मोदी जी धोखा दे रहे हैं। मेरे प्राण तो, क्योंकि आपको पता ही होगा मैंने घोषणा कर दी है कि अब मैं पहले नवरात्र से, मतलब 10 अक्टूबर से जल भी छोड़ दूँगा पूरी तरह से। और मेरा कोई ये विचार नहीं है कि मैं किसी प्रकार की ड्रिप या वो एक्सेप्ट करूं। और ऐसी स्थिति में संभवतः दशहरे से पूर्व मेरा प्राणांत हो जाएगा। पर मैं ये तो नहीं मानता कि गंगा जी के लिए जो प्रयास हैं वो मेरे प्राणांत के साथ उनका अंत हो जाएगा। और मैं मानता हूँ कि गंगा जी युगों युगों तक